कि मैं कविता के हार पिरोता श्री राधे, मैं कविता के हार पिरोता श्री राधे, पत्नी होती पहली श्रोता श्री राधे, भाव शब्द उपमाएं बहने लगती है, दोनों मिलके लेते गोता श्री राधे। हम आनंद लेते दोनों। और ये शुरुआत हुई उस दिन। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ चाय एंड चिट चैट विद रिचा वीजे। आज हम एक ऐसे शख्स से मिलने जा रहे हैं जिनके शब्दों में ढेरों कहानियां और पंक्ति में पूरी दुनिया है। उनका नाम सुनते ही दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है, उनकी गजब की रचनाएं और दिल को छू लेने वाले छंद और वो अंदाज जो सिर्फ उनका है। तो आइए वेलकम करते हैं कवि श्री किशोर जी पारिक का। तो गुलचा, सबसे पहला मेरा सवाल जो बचपन से मेरे दिमाग में है कि आपको बचपन में गुल्लू कहते थे और अब आप ये गुल्लू से कवि किशोर तक का सफ़र, ये इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे का राज ये है, अभी मेरा हेल्थ देख रही होंगी रिचा तुम, गोल मटोल सा मैं अभी भी नज़र आ रहा हूँ। बचपन में भी मैं ऐसे ही था। अच्छा। और मेरी बुआएं जो हैं वो मुझे तैयार करके एक काला टीका लगा के, एक रुमाल सा लगा के, और वो मुझे बड़ा प्यार स्नेह से, गोल मटोल सा था, बड़े मज़े लेती थी। मोहल्ले की महिलाएं, लड़कियां वो मम्मी से ले जाती थी मुझे खिलाने। तो तब से मुझे कोई गोलू कहता था, कोई गुल्लू कहता था। अब तुम लोगों ने चाचा है इसलिए गुलचा कहना शुरू कर दिया। हमने शॉर्ट निकाल लिया। हाँ, मेरे भाई साहब हैं, हमारे ताऊ जी के लड़के सतीश जी, वो मुझे गुल्लू रसगुल्ला कहते थे। तो बड़ा आनंद लेते थे और मैं बहुत मस्त और बहुत उस नेचर का वो था। तो मुझे पता है, मैं बचपन से आपको देख रही हूँ। और गुलगुले मुझे बहुत पसंद थे। अच्छा। इसलिए भी कह सकते हो, बहुत सारे कारण हैं। लेकिन तुमने पूछा कि किशोर फिर मेरा नाम। मेरी दोनों बुआएं मुझे बहुत प्यार करती थी। उन्होंने उस समय किशोर कुमार के गाने बहुत पॉपुलर थे और सौभाग्य से मेरी जो राशि थी वो मिथुन थी और उसमें कैसे नाम लेना था, तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो किशोर अड़ गई वो कि किशोर कुमार रखेंगे हम तो इसका नाम। अच्छा। तो तब से किशोर। फिर जब कविता करने लगा तो मेरे बहुत सारे कवि साथी लोग जो मेरा इंटरव्यू करते थे या मेरा नाम लेते थे तो बोले यार किशोर कुमार पारिक अच्छा नहीं लगता, या किशोर पारिक में भी वो लग जाता, तो हम तो आपको किशोर जी किशोर कहेंगे। हाँ, ये तो तब से ये थोड़ा यूनिक हो गया, किशोर जी किशोर के नाम से फेमस हो गया आप। ये कारण है सारे। और अक्सर मैं कहता हूँ कि चाहे बुढ़ापा घेर ले या करे बीमारी जोर, मैं किशोर हूँ उम्र भर रहना मुझे किशोर। बहुत बढ़िया। और ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि मेरा बचपना जो है किशोर, पर ऐसे आपको देख के भी कोई कह नहीं सकता कि आप रिटायर हो चुके हैं और मतलब आप किशोर ही लगते हैं। बिल्कुल। तो दोनों नाम एकदम एप्ट है, गुल्लू और किशोर आप पे सूट करते हैं। मैं रिटायर जरूर हो गया लेकिन टायर नहीं हुआ, टायर नहीं सही हुआ। है। और सबसे बड़ी बात है, इन कविताओं ने मेरे को डिम्पी, हम इसको घर में डिम्पी बोलते हैं प्यार से, तो मैं डिम्पी ही बोलूंगा। हाँ, डिम्पी। हाँ, रिचा से मैं वो मेरी फीलिंग्स आनी आएगी वो, ठीक है। तो डिम्पी सबसे बड़ी बात है कि इन कविताओं ने मुझे आज भी किशोर बना रखा। सही बात है। अब मेरे साथ ये अद्विक या मेहुल भी होते हैं तो मैं इनके उम्र में आ जाता हूँ। हाँ। इससे बड़े 8, 9, 10 वर्ष के, 11 वर्ष के बच्चे हैं, मैं उनकी उम्र में आ जाता हूँ। कॉलेज वालों के साथ वैसे और बुजुर्गों के साथ मैं बिल्कुल वैसा हो जाता हूँ। वो तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि मैं किशोर हूँ। और तुमने मेरी भूमिका में तो बहुत कुछ कह दिया। लेकिन मैंने एक छोटा सा मेरा विजिटिंग कार्ड बना रखा है शब्दों का। अच्छा। काव्यात्मक। अच्छा। तो मैं चाहूँगा कि तुम्हारे जितने भी ये दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, उन सबको मेरा एक विजिटिंग कार्ड में सौंप रहा हूँ कि नाम से तो हूँ किशोर, रटूं राधे नित्य भोर, श्रोता बंधे हो विभोर कविता की डोर में। कोई कहे वंश मोर, कोई कहे करे शोर, कोई कहे वंश मोर, कोई कहे करे बोर, कोई लेता है हिलोर तालियों के शोर में। तो जयपुर में निवास गोविंद का मैं हूँ खास, होता ना कभी उदास दुख घन घोर में, और शारदे से अरदास भरे ज्ञान का प्रकाश, सीखने की सदा प्यास बावले किशोर। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, मतलब एकदम डिफरेंट और बहुत ही अच्छा था ये तो। और ये मैंने पहली बार सुना है शायद। नहीं, मेरा वो पर मैंने आपके शायद कभी कोई प्रोग्राम ऐसे अटेंड नहीं करे, आपको हमेशा फैमिली फंक्शंस भी और बाकी वैसे ही देखा है, तो
ये पहली बार बहुत ही अच्छा लगा मुझको, ये बहुत ही अच्छा। थैंक यू डिम्पी। तो गुलचा, आपका ये बहुत ही अच्छा विजिटिंग कार्ड सुनने के बाद मुझे आपसे पूछना है कि कविताओं का नशा आया कहाँ से? आप तो गवर्नमेंट जॉब में थे, तो ये नशा कैसे लगा? जैसे मुझे चाय का नशा है, मुझे लगता है आपको कविताओं का नशा है। डिम्पी, बहुत इसके पीछे गहराई की ऐसी कोई बात नहीं है। मैं एक्सीडेंटल पोएट हूँ। एक्सीडेंटल पोएट? बिल्कुल, जैसे मनमोहन सिंह एक्सीडेंटल पीएम बने थे, मैं एक्सीडेंटल पोएट हूँ। क्यों कि जब भाभी यानी मेरी मम्मी एक्सपायर हुई थी और पिताजी बहुत अच्छे पोएट हैं, बाबूजी को बिहारी शरण जी पारिक, देश के जाने माने राजस्थानी, हिंदी, उर्दू, ब्रज सभी भाषाओं के। लेकिन तब तक मैं कविताओं से बहुत दूर था, दूर दूर तक मेरा। लेकिन उन्होंने कविता करना जाना छोड़ दिया, दुखी दुखी रहते थे। तब मैंने उनको कहा कि मैं आपके साथ चलूंगा, आपको लेके चलूंगा। तो मैं अपनी मोटरसाइकिल पे बैठा के उनको लेता, पूरी उनकी काव्य गोष्ठियाँ होती, सुनता, मैं आता। तो लोगों ने कहा कि आप आते तो हो, इतने बड़े कवि के पुत्र हो, तो आप भी थोड़ा सा करो। तो मैंने टूटी फूटी लिखना शुरू किया। तो लिखना शुरू किया तो जैसे कोई किसी को जबरदस्ती बीड़ी पिला देता है और बाद में वो एडिक्ट हो जाता है ना, तो वैसे मैं हो गया। अच्छा। तो मैं 4 पंक्तियों में मैं पिताजी को श्रेय देना चाहूंगा, क्योंकि नशा तुमने कह दिया, नशा कैसे हो गया कि नशा यदि करें तो कबीर जैसे करे आप, जिसने 2.5 आखर का अर्थ समझाया था। और नशे की खुमार चढ़ी मीरा ने स्वीकार जब, सारा जग त्याग एक तारा अपनाया था। तो कीजिए नशा तो सुर तुलसी सम्मान कीजिए, खुद ने पिया था और जग को पिलाया था। और मैं तुम्हें बतलाऊं कैसे यार, कविता का नशा मेरे बाप ने लगाया था। तो उनके साथ जाते जाते और कवि किशोर कुमार पारिक से किशोर जी किशोर हो गए, और धीरे 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 मेरी एक पहचान बनी। और आज बहुत लोगों का बड़ा स्नेह और सरस्वती का ये गुण सब में थोड़ा शायद सब में आया है। ये तो वो कहते हैं ना कि कविता पीड़ा से नहीं, कविता कीड़ा से होती है। अपने परिवार में सब कहे, तेरे पापा जो है ना सुशील जी भी, वो भी बहुत अच्छे कवि हैं। और वो तो अब चूंकि लक्ष्मी पुत्र हो गए, हम सरस्वती पुत्र हैं, लेकिन बहुत अच्छी श्रेष्ठ रचनाएं लिखते हैं। अभी गीता का उन्होंने हिंदी अनुवाद किया, बहुत अच्छा था वो। मैंने उनका पॉडकास्ट भी था, तो उसमें भी उन्होंने गीता का अपना ज्ञान दिया था। तो गुलचा, आपकी नशे की कहानी तो हमने सुन ली, जो आपका कभी उतरने वाला है नहीं नशा। और अच्छी बात है, ये वाला नशा जाना भी नहीं चाहिए। जाना नहीं चाहिए, पूरा नशेड़ी हूँ मैं कविता के मामले। सब तो, छोड़ दूंगा, लेकिन कविताएं मेरे से नहीं। ये नशा छोड़ने वाला है भी नहीं, क्योंकि नुकसानदायक किसी को भी नहीं। कई बार क्या है, रात को सपने में मेरे को पंक्तियां आती हैं, और उठ के मैंने साइड में एक वो रखता हूँ डायरी। अगर वो नहीं लिखूं तो सुबह तक गायब हो जाती है। वो होता है। और मजाक की बात है, श्रोता भी हंसेंगे, तू भी हंसेगी। कई बार मैं जब शौचालय जाता हूँ, वहाँ भी पंक्तियाँ आ जाती तो सबसे पहले आके हाथ धो के और उन पंक्तियों में लिखता हूँ। कई बार तो कवि है, उसके कहीं भी दिमाग, और इसीलिए तो उसका नाम शौचालय पड़ा कि वहाँ जाके सोचते हैं, सोच आता है, विचार आते हैं, नए नए आइडियाज आते हैं, क्योंकि वहीं सबसे ज्यादा शायद इंसान खाली होता है। तो अब मैं आपसे पूछूंगी कि आपका बचपन और आपका परिवार कैसा था? अरे वाह, बचपन की तरह याद दिला दी तो मैं बचपन में ही चला गया। और बहुत ही खूबसूरत मेरा बचपन रहा। मेरा जन्म तो सवाई माधो जयपुर में हुआ, लेकिन पिताजी के साथ साथ मैं पूरे राजस्थान में घूमा, और विशेष रूप से सांचौर हमें रहने का मौका मिला। और उनके साथ मैं गांव में टूर पे जाता था उनके साथ। उनके पास एक पिकअप थी उस समय जर्मनी की, तो मैं बैठ के जाता। तो वहाँ मैंने लोगों को देखा, और वो रेगिस्तान की संवेदनाएं, कठिन परिस्थितियाँ, और उन परिस्थितियों में कैसे हम राजस्थान के लोग जीते हैं। तो तब से छोटी सी उम्र से मुझे ये संवेदनाओं का जो है ना अध्ययन करने का मौका मिला। और कविताएं जो हैं संवेदनाओं का ही एक रूपांतरण है, अपनी भावनाओं का रूपांतरण है। आपका एक्सपीरियंस एक तरीके से वो निकल के आता है। तो मैं बचपन से ही मैं छोटी मोटी तुकबंदी करने लग गया था, अच्छा। है ना। तो बचपन की एक कविता मुझे याद आती है अभी भी। अब मैं जब मेरे बचपन को याद करता हूँ तो मेरे को एक 4 पंक्तियां याद आती है कि हंसी ठहाका लंगड़ बंगड़ झूला मचका झोंटा दे। ये सब बचपन की चीजें। हम गांव में बंगड़ चलाया करते थे। अब के जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट तो हुआ नहीं करते थे। अब तो बच्चे भी रियल लाइफ पे सारे आ गए। सही बात है। तो हंसी ठहाका लंगड़ बंगड़ झूला मचका झोंटा दे,
और पतंग उड़ाऊं डांटे अम्मा, पीछे लड्डू मोटा दे। बहुत ही और बढ़िया ये तो। धूम धड़ाका ताता थैया, भोला बचपन सच्चाई, ऐसा कर दे भगवान मुझको मेरा बचपन लौटा दे। ये मेरा बचपन था, बड़ा आनंद का बचपन था। हम पतंग उड़ाते थे तो उसमें खोए रहते थे। सकरात आती थी तो हम रात रात भर सब भाई लोग इस पतंगों की बात कर हाँ, ये सोते तो मैंने नहीं। भी देखा है कि तंग बांधना, ये बांधना, उसकी पूरी तैयारी करना। हाँ, वो हमें भी तंग डाल के होली देते थे, आप आती सबकी थी तो पतंगियां लगा दी। वो 3-4 दिन पहले से रंग पिचकारी और ये शरारतें, और ये अब वो बच्चों में वो चीजें चीज़ वैसी नहीं चीजें नहीं हाँ, है। सही मैं ये बात है। देखता हूँ हम तरह तरह के आइडिया लेके आते थे लोगों को छेड़ने के उस समय। तो ये बचपन का बड़ी मस्तीपूर्ण शायद आप लोग पहले बहुत क्लोज थे और हम लोग शायद थोड़े दूर हो गए हैं। अब दूरियां भी हो गई। पहले हम जॉइंट फैमिली थी। हाँ, अब तो मी माई एंड माई सेल्फ के कंसेप्ट में हम सब। है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो आपकी बचपन की कोई ऐसी शरारत जो आपने ऐसी कोई शरारत करी और जिसपे आपकी पिटाई पड़ी हो भाभी या बाबूजी से? बचपन में क्या था कि हम सब भूल जाते थे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों के साथ निकल गया मैं एक बार, और बेर खाते हुए वहाँ बिल्कुल सांचौर का वो डेजर्ट, और बेर खाते खाते पता नहीं हम कहाँ के कहाँ निकल गए 3-4 मित्र। और साहब वो हम लोग पहुँचे नहीं, रात हो गई, ये हो गई। तो उस समय लाइटें भी नहीं होती थी। लालटन लेके बाबूजी और हमारे अड़ोसी पड़ोसी हमको ढूंढने पहुंचे। हाँ। और हम घर से करीब 20-25 किलोमीटर चले गए। अच्छा। और रास्ता भटक गए। तो उसके बाद जब लोगों वहाँ बीच के लोगों ने हमको पूछा कहाँ के हो क्या हो, तो वो लेके हमको जब आ रहे थे तो ये ढूंढते हुए रास्ते में मिल गए। अच्छा। तो हमें हाँ, जो इनका उस समय का जो मोटिवेशन होता था वो होता था लात मुंह से थप्पड़। तो बस वो करते हुए हमको घर लाया गया और बहुत हमारा उस समय उच्च सम्मान किया गया। जूते की माला तो नहीं पहनाई, जूते की माला तो नहीं थी, लेकिन हाँ उससे कम भी नहीं होगा। इतना दहशत में आ गए थे हम क्योंकि निक्कर गीली हो गई थी। सही है। तो बाबूजी से हम लोग बहुत डरते थे। हाँ। और हमें पता चल जाता, हम वैसे मस्ती करते रहते, लेकिन पता चला कि वो आ रहे हैं तो झट से कोने से बोरी उठा के और हम बैठ के हमारा बस्ता लग के किताबें पढ़ने लग जा। हाँ। नाटक करते थे जैसे आज के बच्चे भी करते हैं ना। हाँ, बिल्कुल करते हैं, हमने भी किए हैं। हमने भी बहुत मेरी कोई ऐसी शरारत जो आपको याद हो पर्टिकुलर? तेरी शरारतें तो बहुत सारी हुआ करती थी। तू और बिट्टो सीधी थी, तू थोड़ी तेज थी। वो आज भी हो। हाँ, वो आज भी है। और विशेष रूप से होली पे कई बार, एक बार तूने क्या किया कि मैं गहरी नींद में था तो तुम बच्चों ने मिलके कुछ योजना बनाई और मैं नींद में आगे, मेरे बड़े बड़े बाल थे तो कुछ चोटियां सी बना दी, मेरे लिपस्टिक लगा दिए, रंग लगा दिए। हाँ, ये मुझे ध्यान है। और मैं उठा तो मेरी स्थिति बड़ी अजीब, सब लोग हंसे मेरे। तो ऐसी शरारतें तुम लोगों ने की। हाँ, बहुत, क्योंकि हम लोग सब बच्चे जो थे हमारे साथ बड़े घुले मिले थे तुम लोगों के साथ। सही बात है, बिल्कुल। ये तो मुझे ध्यान है, ये मैंने तुमको भी कई बार मैंने चिम्मी को मैं एक बड़ी सी अखबार की कैप लगा के फिर उसकी फोटो, मुझे फोटोग्राफी का भी बहुत शौक था। हमारी बहुत बचपन की फोटो, शायद बहुत जितनी फोटो होगी पारिवारिक आपने खींची हुई है सारी। हाँ, वो मेरी मिलेगी। आपकी बदौलत हमारी बचपन की फोटोज है। अभी भी हम लोग कई बार शेयर करते हैं तो बड़ा आनंद आता है। हाँ, सही बात है, बिल्कुल। तो आपके कई अलग अलग शौक थे, तो आगे अपन उन शौक पे आएंगे। तो गुलचा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आजकल कवि या पहले के कवि भी ज़्यादातर उनकी इंस्पिरेशन लव होती है, तो मतलब वो लव पोएम ज़्यादा लिखते हैं। राधा कृष्ण भी एक तरीके से लव पोएम में ही आता है। तो आप ज़्यादातर सोशल या फिर पॉलिटिकल आपकी थीम होती है, इस तरह की थीम मतलब में आप क्यों गए? देख, डिब्बी बात सीधी सी है कि जिस समय मेरे लव का टाइम था तब तो मैं कविताएं नहीं करता था। और कविताएं जब शुरू की, मैंने बताया ना मैं एक्सीडेंटल पोएट हूँ, तब तक वो टाइम निकल गया मेरा। सही बात है। तो जब टाइम निकल गया, लेकिन कविताएं तो मेरे जहन में उगती थी। तो मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूँ कि चाहता हूँ मैं लिखूं कुछ चांदनी के रूप पर, यानी लव लिखूं मैं भी। कि चाहता हूँ मैं लिखूं कुछ चांदनी के रूप पर, मीत के संग प्रीत पर, यौवन नहाती धूप पर भूख नफरत घूस पर आवेश आता है, इसीलिए गीतों में पहले देश आता है। बिल्कुल, बहुत तो मैं देशभक्ति की कविताएं जब से मैंने शुरू किया तब से देशभक्ति की कविताएं मेरी रही। और उन देशभक्ति की कविताओं ने मुझे पूरे देश भर में पहचान दी। हाँ,
मुझे भी आपकी एक पोएम ध्यान है, आपकी कविता जो आपने मेरी शादी में बोली थी, कि वो थी बेटियों पे आपने लिखी थी, और वो बहुत ही भावुक करने वाली कविता है, अपनी मायड़ भाषा में है कि बेटियां पूजी जाए जटे छे, वी घर में भगवान छे, बेटियां बिना लूणो घर छे, बिन मीठा बिन पकवान छे। बिल्कुल, तेरे को बिल्कुल याद है, हाँ। यही मुखड़ा था। और ये कविता मुझे बहुत भावुक करती है, पूरे देश भर में मैंने सुना है। इस कविता से मैं आज भी भावुक हो जाती हूँ। लेकिन भाषा कभी आड़े नहीं आई। मैंने गुवाहाटी में सुनाया, गोवा में सुनाया, मध्य प्रदेश में सुनाया, यहाँ तक कि पंजाब में सुनाया मैंने, चंडीगढ़ में ये गीत। लेकिन हमारी जो मायड़ भाषा है राजस्थानी, इसको सभी जगह और बड़ा भावनात्मक रूप से इस कविता, हाँ, क्योंकि शायद इसके शब्द कुछ इस तरीके से हैं कि आप अपने आप ही बहुत इमोशनल हो जाते हैं और सबको समझ भी आता है। तो तू सुनना चाहते? हाँ, मैं आप एक अंतरा उसका जो आगे का था वो मुझे इसके आगे का बताओ। इसमें 5-6 अंतरे हैं वैसे तो, लेकिन एक अंतरा मेरे जो दिल के करीब का है। हाँ। कि आँखें का मीठा सपना सी, बेटियां कैसी होती है, कि आँखें का मीठा सपना सी, डेली सजी रंगोली सी, अन्नपूर्णा सी वरदानी, गाय गोमती भोली सी, और बजी देव रे मीठी घंटी, बजी देव रे मीठी घंटी, मस्जिद उठी अजान छे, बेटियां बिना लूणो घर छे, मीठा बिन पकवान छे, बेटियां पूजी जाए। मुझे अच्छे से ध्यान है, आपने मेरी शादी में शायद ये सुनाई थी और मैं इतनी भावुक हो गई कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। सब भावुक हुए, पर वो उस टाइम मेरे लिए तो बहुत ज्यादा इमोशनल था। कि बेटियां वैसे भी तो पिता का सबसे संवेदनशील रिश्ता है। हाँ, और मेरा एक श्री राधे छंद में, तेरे पास तो कलेक्शन है मेरे पास पूरा उसका। हाँ, उसके अंदर मैंने श्री राधे में भी कई बार बेटियों पे, तुम्हारी जब शादी होती थी, सगाई होती थी, हम कल्पना करते थे कि ये घर से दूर हमसे कैसे हो जाएंगे। हाँ। तो एक उसका श्री राधे छंद सुना देता हूं। कि बेटी है तो उज्जवल कल है श्री राधे, बेटी है तो उज्जवल कल है श्री राधे, ये रिश्ता सबसे कोमल है श्री राधे, बेटी पूजा की थाली में दीपक है, घर में जैसे गंगा जल है श्री राधे। तो गुलचा, जब आपने श्री राधे सुनाया तो मुझे आपसे पूछना है कि श्री राधे की इंस्पिरेशन कहाँ से आई? क्योंकि मैं शायद 14-15 साल हो गए मुझको, मैं रोज सुबह श्री राधे से ही उठती हूँ। आपका जो आप मुझे भेजते हो, मैं रोज वो पढ़ के ही उठती हूँ। तो मेरे लिए वो थॉट ऑफ द डे है कि आज का थॉट ये है श्री, और अच्छा है भगवान का नाम भी सुबह सुबह लिया जाता है। तो आपकी इंस्पिरेशन क्या है इस चीज की? देख, अपना सबसे बड़ी बात है, अपने घर का पूरा वातावरण तो राधे कृष्ण का ही है। बिल्कुल, है ना। और अपने घर का नाम भी गोपी गोविंद है। हाँ। तो इस तरह से करके बचपन से धाय ने हमको जो संस्कार दिए हैं, वो जय श्री कृष्णा जय श्री राधे बोलना दिया। मैं कुछ सोचता था कि कुछ कविता में एक ऐसा कुछ अलग सा करें कि जो अलग पहचान बने, जो आपका पेटेंट हो। कि वो सिर्फ आपका है। तो मैं कुछ कृष्ण के मैंने छंद लिखे। तो वो छंद मैं सुनीता को सुनाता था, मेरी धर्म पत्नी को। तो उसने सब रिजेक्ट कर दिया, डिम्पी। मैंने कहा क्या, क्यों देवी जी, क्या हुआ ऐसी कि आपको इतने अच्छे छंद लोग पसंद करते हैं? आपने बोले इसमें राधा तो है ही नहीं, और जब तक आपके छंदों में राधा नहीं है, कृष्ण के छंद तो अधूरे हैं। हाँ। तो तब से फिर मैंने ये लिया, और 2013 के आसपास नवंबर से मैंने शुरू किया था। तब से रोज सुबह उठ के मैं वो छंद में, तू कहे तो मैं 2-3-4 छंद वो पढ़ दूं उसमें। तो एक छंद तो सबसे पहले श्रीमती जी को समर्पित, क्योंकि इस छंद की प्रेरणा उनसे सुनीता जी हैं। ठीक है। कि मैं कविता के हार पिरोता श्री राधे, मैं कविता के हार पिरोता श्री राधे, पत्नी होती पहली श्रोता श्री राधे, भाव शब्द उपमाएं बहने लगती है, दोनों मिलके लेते गोता श्री राधे। हम आनंद लेते दोनों। और ये शुरुआत हुई उस दिन मेरे दिमाग में था, तो हम दोनों गाड़ी से जा रहे थे, अंदर गाड़ी ड्राइव करते करते उस रिदम के साथ श्री राधे एक बना। तो पहला श्री राधे बना और 4-5 श्री राधे में सुनाता हूँ। कि भोर दोपहरी सांझ बोलिए श्री राधे, कृष्ण कन्हैया खुद आधे बिन श्री राधे, टेलीफोन मोबाइल पर ना हलो कहो, डायल वाली टोन डालिए श्री राधे, भोर दोपहरी सांझ बोलिए श्री राधे। रोज के अलग अलग मूड के। जैसे वैलेंटाइन डे आया कि कृष्ण कन्हैया श्याम वरण है श्री राधे,
सबके सारे कष्ट हरण है श्री राधे, पर फंसते हैं संकट में जब खुद का नाम, विविधाओं का निराकरण है श्री राधे, श्याम सखा को मुरली प्यारी श्री राधे, सारी दुनिया है बलिहारी श्री राधे, जो मीरा रस खान सूर के वो मेरे, वैलेंटाइन कृष्ण मुरारी श्री राधे, मुफलिस का गरीब मुफलिस का हंगामा समझे श्री राधे, चाहे मेरा ड्रामा समझे श्री राधे, कुछ देने को पास नहीं है कान्हा जी, मुझको यार सुदामा समझे श्री राधे। तो इस तरह से करके, और मैंने हास्य के भी लिखे हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी पता है दशहरा आया था, उस समय कोविड भी चल रहा था, तो मेरा एक बहुत पॉपुलर मतलब इस पे वायरल भी हुआ था वो, कि घड़ा पाप का आज भर गया श्री राधे, घड़ा पाप का आज भर गया श्री राधे, कुंभकर्ण कोविड से डर गया श्री राधे, रावण गया भराने ईंधन वाहन में, भाव सुना तो वहीं मर गया श्री राधे। और एक श्री राधे अभी रिसेंटली बना, जब सुनीता जी ने इसका फायदा उठाया, मुझे ब्लैकमेल किया तो गर्मी बहुत पड़ी थी अब की बार, बहुत ज्यादा थी, तो उसने ये कहा कि साहब, तो वहां से एक श्री राधे हो कि बहता देख पसीना तन का श्री राधे, बहता देख पसीना तन का श्री राधे, गर्मी में एहसास तपन का श्री राधे, पत्नी बोले शाम पिया रहते घर में, एसी लगवाओ 2 टन का श्री राधे। तो ऐसे करके हास्य परिहास भी इसमें होता था, और 4 पंक्तियों में श्री राधे को भी हम याद कर रहे थे। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, ये तो बहुत ही अच्छा। तो गुलचा, इतनी सारी आपकी मैंने कविताएं सुन ली, बहुत सारी चीज़ों के बाद अभी भी मेरा मन नहीं भर रहा, मैं कुछ और आपसे स्टोरीज जानना चाहूँगी। कभी ऐसा, आप इतना ट्रैवल करते हो, तो कभी ऐसी कोई घटना ऐसी घटी हो जो आपको अंदर से हिला दी हो जिसने? ऐसी बहुत सारी घटनाएं मेरे साथ हुई हैं, उनमें 1-2 घटनाओं का मैं उल्लेख करना चाहूँगा। एक बार मैं एक कवि सम्मेलन में गया, जहाँ आयोजकों ने मना कर दिया कि सरस्वती वंदना नहीं करें आप। अच्छा। तो मुझे मन में बड़ा, तो मैंने मन ही मन में तो कर ली, लेकिन उन्होंने मंच पे नहीं करने दी, न सरस्वती का चित्र लगाने दिया। अच्छा। तो वो कवि सम्मेलन में बड़ा दुखी और व्यथित था, और उस संयोजक को मैंने कहा, तो उसने कहा भाई आयोजकों ने मना कर दिया। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं। पूरा मौसम खुला, बहुत अच्छा है, मतलब श्रोता बैठे करीब 2-2.5 हजार श्रोता, और अचानक देखता हूँ कि पहला कवि जब पढ़ने लगा तो पूरा मौसम एकदम से बिगड़ा, और बादल गरजे इतने तेज, तूफान आया, आंधी आई कि मंच के सारे वो उखड़ गए। अच्छा। और 5-5 लोग उनको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो सारे उखड़ गए, और सब पब्लिक जो कूद के बरामदे में चली गई, और बहुत तेज बारिश तबाही हो गई पूरी। हम सब भी कूद के पड़ोस के घर में चले गए, और ये मासूम, तो मैंने उसके बाद वहाँ बैठे बैठे देखा, मायूस से हो गए हम सब लोग, कितना अच्छा कवि सम्मेलन, हम इतनी मेहनत करके बाहर से आए, फिर क्या हुआ। मैंने चर्चा नहीं की, लेकिन उसके पीछे मुझे लगा कि हमारी माँ शारदा का हमने आराधन नहीं किया, अपमान सा हो गया पहले। हाँ, उनका स्मरण होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। और एक बार की घटना है, लोटवाड़ा एक गांव है यहाँ पर, मेहंदीपुर के बालाजी के पास। तो दीपावली से 2 दिन पूर्व वहाँ कवि सम्मेलन था लोटवाड़ा में, और मैं संचालन कर रहा था उसका। तो मेहंदीपुर के बालाजी का हम दर्शन करके आए थे, वहाँ 50 लोग ऐसे थे जिनमें आत्माएं आ रही थी, और भूत प्रेत, और वही हमारे दिमाग में भी चल रहा था। तो मैं कवि सम्मेलन करता करता मैंने देखा, मैं फोटो भी शेयर करूंगा, एक लड़की उस भीड़ के अंदर से, बहुत हाइट ऊंची उसकी, और मुझे नजर आ रही है वो। अच्छा। पूरे बाल खुले हुए, उसके लाल रंग के वस्त्र पहन रखे उसने। मतलब मुझे तो सुन के गूज़बम्स हो गए। और वो सारा कुछ मेरे लगा, मैंने कहा ये क्या। अब मेरे तो मतलब जुबान बंद हो गई वहाँ पर, और बड़ा आंखें गोल गोल हो गई, लेकिन मैंने हिम्मत करके और मोबाइल से उसका एक क्लिक किया, तो वो मेरे आगे से यूं गुजर के चली गई। और उसके बाद फिर वापस आ रही थी, तब भी मैंने क्लिक कर दिया उसका। बात आई गई हो गई, कवि सम्मेलन हम लोग खत्म करके निकल गए वहाँ से। तो 1.5 किलोमीटर का मेन रोड जो हाईवे था ना, आगरा हाईवे, वहाँ 1.5 किलोमीटर का सफर हमसे पार नहीं हुआ। और ये 1.5 घंटे वो कोई हमें घुमाता रहा उनमें, रात्रि का टाइम कोई व्यक्ति बताने लगे। हाँ, डर भी लगता है। तो मैंने, हाँ, तो फिर ड्राइवर ने अंत में
किसी व्यक्ति को जगा के घर से, और वो ऊंची जगह, तो हम रोड पर आए। तब मैंने जाके जब मैंने देखा तो मैं चौंक पड़ा। तो वो फोटो जो आ रही थी, वो फोटो जैसी मैंने देखी वैसी की वैसे उसमें फोटो आ रही थी। मतलब अब वो क्या हो सकता है मेरा भ्रम हो, कोई लड़की ही होगी, लेकिन उस फोटो के अंदर उसकी हाइट, बाल, दांत निकले हुए उसके, वो सब ऐसे थे कि मैं चौंका। तो मेरा भ्रम हो सकता है, लेकिन जिनको भी मैंने दिखाई और बाद में चर्चा की, मैंने फेसबुक पे भी उसको शेयर किया, तो ये घटना जो है मुझे विचलित कर, क्योंकि ऐसी अनेक यादें, घटनाएं कवि सम्मेलनों की है हम लोगों के साथ सफर के दौरान होता है। गुलजा, एक घटना मुझे ध्यान है, मैं बहुत छोटी थी तब मैंने सुनी थी, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, पर मुझे ये ध्यान है कि आपको गोली लगी थी। तो वो क्या घटना है, आप मुझे पूरी डिटेल में बताओ उसके बारे में। डिम्पी, वो घटना तो एक ऐसी घटना थी, मेरी कैरियर की शुरुआत थी, और एक जयपुर का बड़ा एम्पोरियम, वहाँ हम लोग सर्विस करते थे, एशिया का टॉप ज्वेलर्स का एम्पोरियम था पांचबत्ती पे। तो वहां पर डकैत आ गए। अच्छा, यूपी के डाकू। हाँ, तो पहले रेकी कर गए वो, 2-3 दिन से पूरा देख गए, उसके बाद आ गए, उनमें 3 अंदर चले गए। अच्छा, शाम का टाइम था, बंद कर रहे थे हम लोग। हाँ। तो हम लोग बाहर आके बैठ गए थे, क्योंकि वो 3 अंदर ग्राहक बन के अंदर घुस गए थे। तो उन्होंने अंदर पिस्तौलें निकाल ली, और जितना ओनर्स थे ना उनको गन पॉइंट के ऊपर नीचे लिटा दिया, और ज्वेलरी सारी समेट के उन्होंने बैगों में भर ली। और उनके 2 साथी रोड पे खड़े हुए थे जो हम पे वॉच कर रहे थे। तो अचानक हल्ला हुआ जोर से। हाँ, तो वो हम लोग एकदम से देखा, तो हमें लगा कि ये गड़बड़ है। तो हम तुरंत दौड़े, तो मैं उसमें था, तो बहुत बड़ा शटर था, उसको लटक के हमने शटर डाउन कर दिया। अच्छा, तो उन्होंने गोलियां चलाई सामने वालों ने। अच्छा, शटर पे इतने बड़े बड़े 3-4 छेद हो गए, और हम लोग डर गए। तो पास का एक शोरूम था, हम उसमें घुस गए। तो वो 2 आके उन्होंने शटर उल्टा किया, और अपने साथियों को सारा ज्वेलरी वगैरह जितना लूटा था MI रोड के ऊपर दौड़ते हुए चले गए। हाँ, हमने उनका पीछा किया। अच्छा, और पीछा करके MI रोड से उन्होंने टर्न लिया पीछे, और वहां जाके हमने उनमें से 2 को पकड़ लिया। अच्छा, 2 को पकड़ लिया, बाकी 3 भाग गए। फिएट कार लेके आए थे, उनमें से चले गए। और उस दौरान, झगड़े के दौरान, हमारे जो ओनर थे उनके लड़के के गोली लगी। तो बच्चा कई 2 महीने एडमिट रहा, और मेरे यहाँ जख्म हो गया हाथ में। अच्छा, हाँ, मेरे भी काफी चोट है। गोली नहीं लगी थी ना? नहीं, मेरे गोली नहीं लगी, मेरा बटका भर लिया था। मैंने उसको जब यूं पकड़ा ना, तो गर्दन के बाद मेरा हाथ आ गया, लेकिन हम छोड़ा नहीं उसको। बाद में कई बार हमको उनकी शिनाख्त के लिए जेल जाना पड़ता, लेकिन वो एक ऐसी घटना हुई थी कि मुझे लगा कि कोई ऐसी शक्ति है जो उस समय हम लोगों को प्रेरित करती है अच्छे काम के लिए। और राज्य सरकार ने उस जमाने में मुझे 2000 रुपए का कैश अवार्ड भी दिया। अरे वाह, बहुत। और सारे अखबारों में मेरा नेक्स्ट डे नाम आया था कि इनकी वजह से वो पूरी बच गए, नहीं तो वो। तो अभी आपने अवार्ड के बारे में बात करी, तो मेरे दिमाग में है कि आपका कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आपने सेट किया हुआ है अभी रिसेंटली। 2025 में जुलाई में हम लोगों ने जयपुर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया, पूरे देश भर के मंचीय कवियों को आमंत्रित किया। करीब 90 कवि यहाँ इकट्ठे हुए, और एक चैनल है, उस राष्ट्रीय चैनल के उसके ऊपर हमने 24 घंटे का अखंड कवि सम्मेलन किया, नॉन स्टॉप कवि सम्मेलन। और उस कवि सम्मेलन को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स वालों ने रिकॉर्ड किया। अच्छा, और उसका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, एशिया बुक ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, तो 2 रिकॉर्ड बने हमारे नाम से। और एक रात, यानी 26 जुलाई की रात को जयपुर में हमने 11 कवि सम्मेलन आयोजित किए। अच्छा, एक साथ। अच्छा, एक संस्था द्वारा 11, क्योंकि हमारे पास 90 कवि थे, तो हमने अलग अलग संस्थाओं के सहयोग से, तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हमारा। अच्छा, और एक हमने चल कवि सम्मेलन आयोजित किया जयपुर में। एक टूरिस्ट गाड़ी चलती है, जो रेस्टोरेंट है उसके अंदर, डबल डेकर। हाँ, तो सारे कवि जो बाहर से आए थे उन सबको उसमें बिठा के, और पूरा जयपुर हमने घुमाया, और घूमते हुए उन्होंने उसमें कवि सम्मेलन किया। ऐसे करके मैं शुरू से यूनिक, अलग हटके कुछ नवाचार करता हूँ, कुछ अलग से हटके होना चाहिए। मैंने शमशान में कवि सम्मेलन आयोजित किए। शमशान में? हाँ, और मैंने कवि सम्मेलन किया, मचान बना के कवि सम्मेलन किया। अच्छा, उनके फोटोग्राफ्स हैं। मैंने स्विमिंग पूल में कवि सम्मेलन किया, जब जल दिवस पे कवि सम्मेलन। तो ऐसी कई योजनाएं मेरे मस्तिष्क में थी। एक मैंने प्लान किया था, वो नहीं हुआ। जयपुर जब हमारा स्थापना दिवस आता था,
बैलून के अंदर बैठ के लाइव कवि सम्मेलन करने की कल्पना मेरी है। होगी, वो भी कभी ना कभी जरूर पूरी होगी। ऐसे करके। तो गुलजा, आप कविता को कैसे डिफाइन करेंगे? कविता की वैसे कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो आत्मा की आवाज है और एक बड़े लयात्मक रूप से सीमित शब्दों में हम किस तरह से बोल सके। लेकिन मुझे हमारे दो कवियों की, हमारे गीत ऋषि हुए हैं गोपाल दास जी नीरज, उन्होंने कहा है कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, और मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। बहुत ही बढ़िया। और एक कवि है, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा, उन्होंने कहा है कि सुबह का भूला घर आ जाए, शाम ढले तो कविता है। सुबह का भूला घर आ जाए, शाम ढले तो कविता है, और मेहनत कश हाथों को फिर से काम मिले तो कविता है। और मदिरालय को जाने वाला मुड़ जाए देवालय को, मदिरालय को जाने वाला मुड़ जाए देवालय को, और गंगा जल के साथ उसे हरि नाम मिले तो कविता है। बहुत कविता का बहुत बड़ा फलक है, व्यापक इसका क्षेत्र, और कविता बहुत असर करती है। बिल्कुल करती है। तो गुलजा, आपकी इतनी सुंदर श्री राधे के छंद सुनने के बाद अब हम आपके कुछ रैपिड फायर आंसर्स लेंगे। स्वागत। तो अब मेरा रैपिड फायर राउंड शुरू करते हैं। एक शब्द जो आपको सबसे अच्छे से डिफाइन करता है। श्री राधे करता है मुझे सबसे ज्यादा। तो सुबह उठते ही आपका एक रिचुअल जो आप कभी मिस नहीं होता? मैं सुबह उठते ही सबसे पहले श्रीमती जी को स्मरण करता हूँ और कहता हूँ कि मुस्कुरा के एक चाय पिला दीजिए। बहुत ही बढ़िया। चाय और कविता, सबसे पहले क्या आप प्रेफर करते हैं? सबसे पहले चाय प्रेफर करता हूँ कि वो मुझे एनर्जेटिक कर देती है, और उसकी चुस्कियों के साथ साथ कविता लिखते हो आप। जब दिल उदास होता है तो आप अपने शब्दों में क्या ढूंढते हैं, सुकून या जवाब? सुकून ढूंढता हूँ मैं सबसे पहले। आत्मिक सुकून मिलता है, और आंख बंद करके जब मैं लंबी सांसें लेता हूँ तो जवाब खुद आ जाता है। बिल्कुल। आपके लिए कामयाबी का असली मतलब क्या है? आत्मसंतुष्टि मेरे कामयाबी का। मैं नहीं चाहता हूँ मुझे बहुत अवार्ड सम्मान खूब मिले, लेकिन आत्मसंतुष्टि नहीं है तो वो सब बेकार है। इसलिए मुझे जब तक मेरा मन प्रसन्न है तो वो मेरा पूरा एक लक्ष्य है, तो वो आपके लिए आपकी कामयाबी है। फैमिली में कौन आपको सबसे ऑनेस्ट क्रिटिक है, जो सीधा दिल पे बात बोलता है? धर्म पत्नी है। तो मतलब प्यार से भी बोल देती है, डांट से भी बोल देती है, समझा भी देती है, इशारों में भी कर देती है। तो उसके मतलब साथ इतना लंबा एक हमारा जो केमिस्ट्री हो गई कि अब मैं समझ भी जाता हूँ। हाँ, ये भी सही है। अब तो शायद हम भी समझ जाते होंगे इशारे सबके। वो कविता जिसे लिखते वक्त ये मेरी रूह से निकली है, ऐसी बात आपके मन में आई कि? मैंने एक बार ट्रेन से बेंगलोर से जयपुर आ रहा था, तो आंखें बंद करके बैठा हुआ था, तो मेरा एक गीत वहां से निकल के आया। और मन, ये जो हमारा मन है, कभी तरंगित हो जाता है, कभी हताशा में आ जाता है, कभी आशा में आ जाता है। तो इसको लेकर मैंने एक गीत लिखा था। वो गीत तो लंबा चौड़ा है, मैं उसका मुखड़ा है कि मन मेरे मन मेरे मन मेरे मन क्यों करता इतना नर्तन। सही है। कभी अमेरिका ले जाएगा तो कभी चोमू ले जाएगा और कभी कहाँ ले जाएगा। इसका मतलब घोड़ा इतना तेज चलता है, दुनिया में सबसे बड़ी, इंटरनेट से भी तेज स्पीड। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अगर कविता आपकी पहचान नहीं होती तो आज कवि किशोर जी क्या होते? कविता पहचान नहीं होती तो मैं जैसे आम एक इंसान, आम व्यक्ति जो है, वो जन्म लेता है, परिवार पालता है, नौकरी करता है, और उसके बाद रिटायर हो जाता है, फिर बीमारियां पल लेती है और चल लेता है। तो मुझे लगता है वही है। लेकिन मैंने इन सब के साथ साथ, ये तो जिंदगी में सबके चलती है, ट्रेन की पटरियां हैं, उदासी भी है, खुशी भी है, ये सब है, पल है। लेकिन कविता पैरेलल में दोनों जगह ही खुशी होती है तब भी हम अच्छी कविताएं करते हैं, आनंद की कविताएं करते हैं। दुख होता है तो उन दुख को दूर करने की, उदासी की कविताएं भी हो जाती हैं। सही है। और मेरा आखिरी सवाल, अगर आपको एक पंक्ति में ऋचा को डिस्क्राइब करना है तो आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि हमारे परिवार की बिटिया ऋचा बहुत टैलेंटेड है, और मैं तो ये कहूँगा कि सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है। हालांकि और नाराज नहीं होंगी इससे, क्योंकि मैं ऋचा को इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो ऋचा में वो गुण है, जब जो भी काम करती है, एक तो इसमें पॉजिटिवनेस जो है उसमें बहुत ज़्यादा सकारात्मक दृष्टिकोण। मैंने इसको कभी उदास नहीं देखा,
उन पलों में भी जब हम सब उदास होते हैं तो ये भी आके हमारे सामने अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा लाती है और हम सबको उस उदासी से बाहर निकाल देती है। और जो काम करती है उसमें पूरा इसके जोश, जुनून और जज्बा शामिल होता है और वो सफलता की निशानी है। अब ये पॉडकास्ट का काम हाथ में लिया है तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट मैंने भी किए हैं, इंटरव्यू दिए हैं और बड़े बड़े चैनल्स पर दिए हैं मैंने, लेकिन मुझे जो आज आनंद आ रहा है उस इंटरव्यू में, तो मैं सच कह रहा हूँ, हृदय से कह रहा हूँ कि ये जो काम है बहुत अच्छा कर रही हो। और इंटरव्यू में पूछने का तरीका, प्रश्न और बड़े उल्लासित तो मतलब मेरे में भी वो कीड़ा आ गया है थोड़ा सा। कीड़ा तो कविता का तो इतना नहीं मैं मानता, कविता का नहीं, राइटिंग नहीं है, पर हाँ शायद हाँ ये है कि ये टैलेंट जो है ना, ये प्रतिभा है तुम्हारी, तो ये निश्चित रूप से अभी तक छुपी हुई जीन्स थी। में जो था वो थोड़ा बहुत आ गया। और अब ये मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत जल्दी तुम्हारा ये पॉपुलर हो जाएगा। थैंक यू सो मच गुलचा। और हमारा आशीर्वाद भी है साथ में। थैंक यू, ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच गुलचा। इतना अमेजिंग आपका रैपिड फायर था और रैपिड फायर पे ये हमारी तरफ से, शैबलॉन की तरफ से आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा हैम्पर। वाह वाह वाह, इतना सुंदर पॉडकास्ट, इतना बढ़िया प्रश्न और साथ में ये शैबलॉन का इतना बढ़िया गिफ्ट। आनंद आ गया इसमें, तो सोने में सुहागा हो गया। बहुत ही थैंक यू, मेरा थैंक यू उन तक पहुँचे। बिल्कुल। तो दोस्तों, आज के एपिसोड ने हमें सिखाया कि पोइट्री सिर्फ लिखी नहीं जाती, जी जाती है। और कवि किशोर जी जैसे लोग इमोशंस को आवाज और शब्दों को जान दे देते हैं। दिस इज रिचा वीजे साइनिंग ऑफ फ्रॉम चाय एंड चिट चैट विद रिचा वीजे, जहाँ हर सिप में फील है और हर बात में फायर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, याद रखिए, वर्ड्स तो सबके होते हैं पर वाइब सिर्फ मेरी है। नमस्ते।